दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो घबरा जाते होंगे कुछ नामों को सुन करके, और स्पेशली अगर हमें वहाँ पे जाना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर हम पुलिस के पास जाते हैं या पुलिस हमारे घर में आ जाती है, तो भैया न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आस पड़ोस के लोगों को उत्सुकता बढ़ जाती कि क्या चल रहा है। दूसरी चीज़, अगर हमें कोर्ट में जाना हो, हमें न्यायपालिका में जानी हो, कोई अर्जी दायर करनी हो या किसी केस की सुनवाई हो, उस चीज़ के बारे में भी हमें कहीं ना कहीं भय रहता है, संशय रहता है। हम कोशिश करते हैं कि जो सच्चाई हो वही निकल के सामने आए। और दोस्तों, ऐसे में चाहे मैं प्रशासन की बात करूं, प्रशासनिक सेवाओं की बात करूं, तो भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी दिक्कतें हैं जिनको हमें प्रशासन को बताना ज़रूरी है, हमें कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व करना है, तो हम प्रशासन की हेल्प लेते हैं। ऐसे में भी हम कोशिश करते हैं कि भैया जो भी हो सच्चाई हो और अच्छे तरीके से काम हो जाए। तो दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये चीज़ें कैसे हैं, क्या हैं, कैसे जुड़ी हैं, कैसे काम करती हैं, और कोई क्या ऐसी सुप्रीम बॉडी है जो इन सबको चलाती है, कहीं ना कहीं दिशा निर्देशन करती है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही जो टॉप बॉडी है उसका नाम संविधान के नाम से जाना जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक देश में नहीं होता है कि मैं बोल दूं भारत में है तो सिर्फ भारत में। विश्व के तमाम देशों का कहीं ना कहीं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। वो डिपेंड करता है उस देश की कहीं ना कहीं प्रतिछाया को, प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, मैं अभिषेक, और आज इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो हमारा संविधान है अस्तित्व में आता है, इसके विभिन्न पहलू क्या हैं, और जो इसका कहीं ना कहीं स्वरूप है वो मौजूदा किन किन हालातों में सामने निकल करके आता है, किन देशों से हमने कुछ ना कुछ हेल्प लिया है, किन किन देशों से हमने कुछ सीखा है और उसको अपने जीवन में या अपने संविधान में उतारने की कोशिश की है, कितना समय लगा, संविधान क्यों इम्पोर्टेंट है, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, संविधान सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा इसके यानी कि इतिहास के बारे में कि कैसे ये अस्तित्व में आ जाता है और क्या इसकी ज़रूरत रहती है भारत में। दोस्तों, संविधान को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें। मैं सिर्फ अपने आप का एग्जाम्पल लेते हुए आपको संविधान समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा शरीर होता है, इसमें बहुत सारे अंग होते हैं और कहीं ना कहीं पे हर एक अंग कुछ ना कुछ कार्य करता है। प्लस दोस्तों, ऐसे में हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या आदर्श हैं, हमारे क्या उसूल हैं कि हमें किसी सिचुएशन में किस तरीके से व्यवहार करना है, किसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, प्रॉब्लम्स आएगी तो उनसे लड़ना कैसे है, और साथ ही साथ में समाज के साथ में कैसा व्यवहार करना है, कैसे समाज को आगे बढ़ाना है, प्लस अपनी उन्नति करनी है। जिस तरीके से हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किस लिए करना है, किसके साथ में करना है, यही दोस्तों अगर इसको लिखित फॉर्म में किया जाए, एक देश के रूपरेखा से जोड़ करके देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं जो संविधान होता है एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के विभिन्न अंगों के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। उनकी कार्य प्रणाली क्या होगी, उनका जो कार्य करने का तरीका है कैसा होगा, प्लस एक दूसरे के साथ में अंतर संबंध कैसा होगा, उनके बीच की शक्तियां क्या होगी, शक्ति का निर्धारण कैसे होगा। प्लस इसमें दोस्तों, क्योंकि आ जाता है जो संविधान होता है कहीं ना कहीं राष्ट्र और नागरिकों के लिए होता है, तो नागरिक किस तरीके से व्यवहार करेंगे, प्लस जो जनता है वो कैसे शासित होगी, कैसे शासित होना चाहती है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संविधान में दी रहती हैं। तो दोस्तों, हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश के और उसके नागरिकों के मूलभूत आदर्शों का जो है वो दर्पण होता है, कहीं ना कहीं प्रतीक होता है, जिससे जनता शासित होना चाहती है और किस तरीके से शासित होना चाहती है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। दोस्तों, आपने ये तो देख लिया कि जो संविधान है उसमें शक्तियों का विभाजन बताया गया है, सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में बताया गया है, जनता कैसे शासित होगी इस चीज़ के बारे में बताया गया है, देश के आदर्शों के बारे में बताया गया है, प्लस कहीं ना कहीं फंडामेंटल कुछ चीज़ें दे दी गई हैं कि कैसे शासित होगी जनता और कैसे जो सरकार के विभिन्न अंग हैं वो काम करेंगे, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा। दोस्तों, अगर ऐसे में मैं भारत की बात करूं, भारत को जस्ट एक शरीर के रूप में ले लूं, एक बॉडी के रूप में ले लूं, तो ये आपको पता है कि जो भारत का उदय होता है, भारत जो अस्तित्व में आता है 15 अगस्त 1947 को आता है, जो कि वर्तमान स्वरूप भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे में बात की जाए उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह कब शुरू होता है, तो जो संविधान है, जो कहीं ना कहीं हमारा गणतंत्र बनना तय होता है, वो 26 जनवरी 1950 से हमें ऑक्सीजन मिलती है शरीर में, और जब से वो ऑक्सीजन मिलती है तब से हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है वो अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ऐसे में इसकी इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि अगर देश आज़ाद हो गया है और हमारे पास में कुछ भी ऐसा बुनियादी ढांचा नहीं है कि हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन कौन से अंग होंगे, तो डेफिनेटली फिर कोई ना कोई ऐसी विदेशी शक्ति आती, भारत के ऊपर आक्रमण करती और उसको गुलाम बनाने की कोशिश करती, जो कि हमारे क्रांतिकारियों को और हमारे अमर बलिदानियों को कभी भी
पसंद नहीं था। ऐसे में उन्होंने जो अपनी जान की आहुति दी सिर्फ इस बात के लिए कि भारत स्वतंत्र रह सके और अपनी इच्छा के अनुसार से अपना शासन चला सके। दोस्तों, अब ये जो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र तो बन गया, लेकिन इसके बैकग्राउंड की बात की जाए, कितना लंबा इतिहास है, तो इसके लिए हमें दोस्तों कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में फिर पलट के देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें अस्तित्व में आई, कैसे 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक देश बन गया। भारत का संवैधानिक विकास दो पार्ट में देखा जा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सन 1600 में भारत में आती है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। 150 सालों तक खूब व्यापार किया, मुनाफा कमाया। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व और न्याय के भी अधिकार प्राप्त कर लिए। स्पष्ट है कि कंपनी अपनी क्षेत्रीय शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और लगभग 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है, शासन है, वो चलता रहा भारत में। ऐसे में कई दफ़ा ब्रिटेन की जो संसद है उसने कोशिश किया, बहुत सारे आदेश पत्र भी समय समय पे जारी किए और बहुत सारे कानून भी बनाए और जिसकी वजह से वो कंपनी पर नियंत्रण अपना रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की और इसी पृष्ठभूमि में पहला जो माइलस्टोन होता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गोपनीय समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों में शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिश संसद को भी इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने का और निर्देश देने का पूरा अधिकार है। ऐसे में कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनी, निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और हितधारकों का मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। अब इस अधिनियम के माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। इसके प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे और इसके द्वारा मद्रास, बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। साथ ही साथ में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ऐसे में दोस्तों जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया था। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, जो कि ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस अधिनियम को कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज माना जाता है और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले की तरह रखा गया था, जबकि राजनैतिक क्रियाकलापों जैसे कि सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी जो भी क्रियाकलाप थे, इसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। इस प्रकार अब ब्रिटिश उपनिवेश में 2 शासक थे, पहला जो कंपनी के निदेशक बोर्ड वो और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट यानी कि ब्रिटिश क्राउन, और यह स्थिति 1858 तक बनी रही। इसके बाद में फिर दोस्तों एक छोटा सा अधिनियम आता है 1786 का और इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था और साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थीं। 1793 में एक चार्टर एक्ट पारित होता है जिसके माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ में जो नियंत्रक मंडल के सदस्य होते हैं उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी 20 साल के लिए अधिकार को बढ़ा दिया गया था। ऐसे में फिर 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है जिसके माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ बाकी के जो अन्य अंग्रेज हैं उनको भी भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। फिर भी कंपनी का जो चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार था वो बना रहा। साथ ही साथ में भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य कर दिया और ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती थी।
कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। फिर से एक बार पुनः कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान भी किया गया और ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। 1833 में फिर एक चार्टर अधिनियम पारित किया जाता है और इसके माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल होते हैं उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। साथ ही साथ में मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून यानी कि रेगुलेटरी लॉज कहा गया, जबकि नए बनाए गए कानूनों को अधिनियम यानी कि एक्ट कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई थी। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन करने का भी प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। उस समय परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का भी गठन किया गया और इस एक्ट के माध्यम से भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया। अंततः 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ऐसे में 1793 से लेकर के 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम चार्टर होता है 1853 का चार्टर अधिनियम, और संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम भी था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी लागू किया गया। इस परिषद ने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया। साथ में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। और इसके कुछ अन्य प्रावधान हैं, जैसे कि बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। साथ ही साथ में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बना दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि जो भी एक्ट्स आए थे, जो भी कहीं ना कहीं रेगुलेशंस बने थे, वो कंपनी के हितों में ध्यान में रख करके बनाए गए थे। कहीं ना कहीं कंपनी का सीधे तौर पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण चलता रहा। लेकिन ये एक ऐसा पहला अधिनियम था जहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है पूरा का पूरा, और ऐसे में महारानी विक्टोरिया के जब अधीन चला जाता है तो गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है, जो कि भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन जाता है। और ऐसे समय में लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। और इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली होती है उसका अंत कर दिया, और एक नए पद भारत के राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का सृजन किया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।
भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद इंडिया काउंसिल की भी स्थापना की गई थी और इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्यों में परामर्श और सहायता देना होता था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था, भले ही वो बाकी किसी भी विषय पर उनकी राय को ठुकरा सकता था, और अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यतः प्रस्तुत भी करनी पड़ती थी। ऐसे में 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा है। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 पारित होता है, जो 2 कारणों से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। पहला, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, विधायी कार्यों में उनको सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया तथा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। और साथ ही साथ में दूसरा कारण, प्रांतीय विधान परिषदों को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। ऐसे में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की और इसके अनुसार बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को भी कानून बनाने व उसमें संशोधन की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब तथा बंगाल में नई विधान परिषदों की स्थापना की गई व गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकती थी। लेकिन फिर भी इसमें कुछ न कुछ कमियां थी, जैसे कि विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी, ना तो वे प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट पर चर्चा कर सकते थे। और साथ ही साथ में गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता था। साथ ही ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। अब इसका लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के जो दोष थे उनको दूर करना था, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना था तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इसके साथ में इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ऐसे में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब कि प्रोफेशनल एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को अपनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है और इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों की एक और तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि अनेक कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। पार्षद कार्यपालिका का एक ऐसा भाग था जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था तथा दूसरा भाग मंत्रिमंडल था जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन एवं विधान सभा निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधान मंडल ने ले लिया। साथ ही साथ में प्रांतीय विषयों के 2 भाग थे, यानी कि आरक्षित विषय जैसे कि राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस आदि, और हस्तांतरित विषयों की बात करें तो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि इसके अंतर्गत आते थे। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया और इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जिसका कार्य अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों के बाद जांच करने की अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। ऐसे में साइमन कमीशन आता है। 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। परंतु इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः अधिकांश भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। इस आयोग द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसकी प्रमुख सिफारिशें ऐसी थीं कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना चाहिए, सशक्त संघ की स्थापना करनी चाहिए व सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित होता है भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। जैसे कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति करना था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ करना था, जिसमें कि संघीय विषयों को स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन कर दिया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, जिसमें दलित जातियों, महिलाओं एवं मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई, लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई, जिसमें केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की बात की गई। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया और इसके प्रमुख न्यायाधीश सर मॉरिस गुएर थे। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की गई और 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत एवं असम शामिल थे। एवं अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें कि केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियों यानी कि संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, परंतु यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकी और इसी के माध्यम से वर्मा को भारत से अलग करने का भी प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से भी बुरा कहा था। इसके बाद 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है, जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे भेजा गया था। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी और इसे ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता भी होगी और इसके लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें कि देशी रियासतों एवं ब्रिटिश भारतीय प्रांतों दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अन्य संस्थाओं की सुरक्षा हेतु एक संधि भी की जाएगी और जब तक नवीन संविधान कार्यान्वित नहीं हो जाता तब तक ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। और साथ में यह भी कहा गया कि ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार तो कर लेगी, परंतु शर्त यह है कि ब्रिटिश सरकार के प्रांतों या देशी रियासतों को यदि नवीन संविधान पसंद नहीं होगा तो वे अपनी वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकेंगे। ऐसे में कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत भी नहीं थी और साथ ही साथ में वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए कोई भी तिथि निश्चित नहीं की गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी द्वारा इसे दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक भी कहा गया था। और क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद में वेबल योजना भी आती है 1945 में, जिसमें यह बात कही गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर शेष सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। परिषद में स्वर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही। फलतः जो वेबल योजना थी वो भी विफल हो गई।
ऐसे में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन होता है जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इसका नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग के इस अतार्किक प्रस्ताव के कारण 25 जून से 24 जुलाई तक चलने वाला शिमला सम्मेलन अंततः असफल हो गया। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। जब यह मिशन भारत आता है और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होगा तथा इसके लिए धन एकत्र करने का अधिकार भी संघ को होगा। साथ में यह कहा गया कि संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी और संघ अपनी कार्यपालिका और विधान पालिका होगी जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 93 देशी रियासतों के, 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा और ऐसे में एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा और इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे जिसमें 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग से, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी होंगे। ऐसे में महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली यह एक सर्वश्रेष्ठ योजना है। ऐसे में 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, HC भाभा, लियाकत अली खां, अब्दुल रब नश्तार, C राजगोपालाचारी, I चंदूरीगर, गजनफर अली खान और योगेंद्र नाथ मंडल सदस्यों के रूप में शामिल थे और अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी थे। इस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय वायसराय और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह एक ऐसे देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना के प्रमुख बिंदु थे कि भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया जाए। इन राज्यों की सीमा निश्चित करने के पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए तथा सिंध प्रांत की विधानसभा में वोट द्वारा यह निश्चित किया जाए कि वह किसके साथ रहना चाहते हैं। बंगाल और पंजाब में हिंदू व मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई गई। उनमें से अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। संविधान सभा 2 भागों में बांटी जाएगी जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी। दोनों राज्यों को डोमिनिशियन स्टेटस का दर्जा प्रदान किया जाएगा। देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वह जिसके साथ चाहें मिल जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी।
प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभाओं को अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा और दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा वर्तमान संविधान सभा से ही ये नए संविधान में बनने एवं लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करते रहेंगे। दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग व बंगाल सीमा आयोग गठित किए गए, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। जब तक संविधान सभाएं संविधान निर्माण नहीं कर लेती हैं तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी और साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय इसकी शक्तियों पर ब्रिटिश संसद किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकेगी। ऐसे में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल सामने आता है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जॉन मथाई, आर के षणमुगम शेट्टी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, राजकुमारी अमृत कौर, HC भाभा, रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और VN गॉडगिल थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसी दिन सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। दोस्तों, हम सब जानते हैं संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा भी थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान के प्रमुख लक्ष्य जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास व उपासना का अधिकार आदि सम्मिलित थे। समाज के पिछले वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की भी घोषणा हुई। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में पहचाना गया तथा विश्व शांति पर भी बल प्रदान किया गया। नेहरू के उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना भी बन के सामने आती है। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। ऐसे में KM मुंशी, महमूद सादुल्ला, BM मित्तर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी आयंगर और DP खोतान जो कि निर्दलीय थे उनको भी शामिल किया गया। बाद में BM मित्तर और DP खोतान के स्थान पर N माधव और TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के सदस्यों में केवल 2 KM मुंशी एवं TT कृष्णमाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई। इसके पश्चात संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की गई। इस दौरान तैयार प्रारूप का 3 बार वाचन भी किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया जाता है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद ही लागू किया गया था। ऐसे में भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मैन की संज्ञा डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी जाती है। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऐसे में दोस्तों संविधान सभा के विकास के चरण को भी देखना जरूरी है, जिसको लगभग बनने में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे। अपने कार्यकाल में संविधान सभा 3 चरणों से होकर के गुजरी। प्रथम चरण 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। द्वितीय चरण 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला और तृतीय चरण 27 नवंबर 1949 से
मार्च 1952 तक चला। इस दौरान संविधान सभा तब तक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक भारत में आम चुनाव के पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुने गए व नई संसद का निर्माण नहीं हो गया। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श लागू किया। ऐसे में संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों की अवधि में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया और उसी दिन से संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए। ऐसे में दोस्तों ये बताना ज़रूरी है, 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। ऐसे में दोस्तों आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था और 114 दिन तक विचार विमर्श किया था। ऐसे में संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत किन किन देशों से लिए गए हैं इसके बारे में भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन को लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिए गए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी लिया गया। ऐसे में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रों में निहित होना, राज्यों में राज्यपाल की केंद्रों द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्श न्यायालय का निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से ली गईं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया। साथ में ऐसे में ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार जैसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले ब्रिटेन के संविधान से भी लिए गए। अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना के शब्द यानी कि हम भारत के लोग प्लस मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोक जनहित याचिका यानी कि PIL, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। ऐसे में संविधान जो कि जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली जाती है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए जाते हैं और रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्शों को लिया जाता है। दोस्तों ऐसे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक्स जो भी मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, जितने भी मैंने अधिनियम, एक्ट के बारे में बात की है, प्लस यहाँ पे दोस्तों संविधान सभा या फिर कब लागू होता है, कैसे लागू होता है, इसकी यात्रा, या फिर जो संविधान के सोर्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। ये हर एक टॉपिक अपने आप में काफ़ी व्यापक हैं, काफ़ी विस्तृत हैं। ऐसे में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतनी छोटी वीडियो में मैं हर चीज़ आपको कवर कर सकूं। इसके लिए दोस्तों डेफिनेटली हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, अलग से चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत होती है क्योंकि हर एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई राय है, अपने सुझाव मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैसेज कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों अगर ये पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियोस देख सकें।